अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो नावल है डेविल एंड एंजल एंड इसका पार्ट 2 हम वॉइस ओवर करेंगे और राइटर है इसके जोनिया सलहा एंड वॉइस ओवर बाय अरवा जी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नावल की जानिब बढ़ते हैं। अब बता ना क्या करूँ मैं, इस सब में तेरी वजह से फंसी हूँ। वो बेबसी से झुंझला कर बोली। क्या बोला तूने? वो हैंडसम हीरो तेरे खालू का बेटा है। फिरोज़ा की शौक से भरपूर आवाज़ आई और मिनसा अपनी बात के जवाब में ये सुनकर चीख पड़ी। मुझे यहाँ अपनी पड़ी हुई है और तुम? वो गुस्से से फ़ोन बंद कर गई। उसे मालूम था सुबह होते ही वो उसके सामने होगी, इसलिए वो उस वक्त सोने को ही तरजीह देती अपने बेड की ओर बढ़ गई। फ़िलहाल वो इन सोचों से छुटकारा हासिल करना चाहती थी। उनके इर्द गिर्द कंफर्टर सेट करते हुए उनके पास ही बैठ गया। सैफ साहिब जब से आए थे उनकी नज़रें टाइगर पर से हट ही नहीं रही थी। वो इसे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। आज मुझे वाकई यकीन हो गया है कि अगर सब्र का दामन इंसान हाथ से ना छोड़े तो उससे उसका फल बहुत मीठा मिलता है। अच्छा, आप तो फिलासफ़र बन गए हैं। कहाँ से ऐसी बातें करना सीख ली हैं आपने? बस ज़िंदगी इंसान को सिखा देती है सब फ़लसफ़े। खैर तुम बताओ कैसे हो और क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती हैं? कहीं उसे हमारे यहाँ रहना अच्छा ना लगे। तुम सब कुछ जानते हुए भी हमें अपने घर ले आए। जब जब तो मैंने कुछ ना कहा, मगर अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मेरा अपना घर है, तुम चाहो तो वहाँ रोज़ आ जाया करना। तो अब आप अपनी बीवी की वजह से मुझसे पीछे छुड़वाना चाहते हैं? वो उनकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा। चेहरा उस वक्त उनकी बातें सुनकर सुर्ख हो चुका था ज़ब्त से। और रही बात मेरी माँ की, तो वो अपने शौहर के साथ रहती हैं और ये मेरा घर है, अकेला रहता हूँ मैं यहाँ। और अब मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहता, आप आराम करें, सुबह बात होगी। बगैर उनको कोई बोलने का मौका दिए वो कमरे से निकल गया। लाउंज में आया तो रुसा बेगम को सोफे पर बैठे देखकर उनके पास आया और रुसा बेगम भी उसे देखते उठ खड़ी हुई। वो आते वक्त लाउंज में ही रुक गई थी कि उन दोनों को अकेले होने का मौका फराहम किया था, मगर यहाँ आकर वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। इतने बड़े घर कहाँ देखे थे उन्होंने, ना ही वो यहाँ रहना चाहती थी। वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगने देना चाहती थी खुद पर, मगर सैफ साहिब की वजह से वो खामोश थी। आप जा सकती हैं कमरे में, और मैं अपने पापा को अब यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। सो बेहतर होगा कि आप इनको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करेंगी। अब से यही रहना है उनको। आप अगर यहाँ रहना चाहती हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, मगर मेरे और उनके बीच आने से ज़रा परहेज़ करिएगा, और ख़ास तौर पर मेरे मामलात से भी। अपनी बात कहता हुआ उनकी सुने बगैर अपने कमरे में जा चुका था। अरुसा बेगम आंसू साफ करते उसके बताए गए कमरे की तरफ बढ़ गई। सुबह के 10 बज रहे थे और फ़िरोज़ा अभी तक नहीं आई थी, जिसकी वजह से उसे उसके गुस्से का ग्राफ और बढ़ गया था। दरवाजे की बेल बजने पर वो भाग कर गई कि फ़िरोज़ा होगी और वो उसे आज छोड़ने वाली नहीं थी। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वो शल खड़ी रह गई और उससे अपने सामने अपने ही घर के गेट पर देखने की तवक्का बिल्कुल नहीं की थी। टाइगर अपने फॉर्मल सूट में पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। उसे दरवाजे पर देखकर चमकती आंखों से मुस्कुराया। मुझे यही अंदाज़ा था कि तुम ही होगी। खैर, कैसी हो एंजल? वो उसके करीब आता उस पर झुकते हुए बोला। देखने का अंदाज बहुत गहरा था, जैसे उसे अंदर तक देख और पढ़ लेना चाहता हो। वो एकदम होश में आई और हवास फाख्ता होकर कभी उसे देखती और कभी अंदर। आप क्यों आए हैं यहाँ? वो मुश्किल उससे बोली कि खौफ से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मिनसा, नाज बेगम के अचानक पुकारने पर वो मजीद खौफ से उछल पड़ी। टाइगर ने उसकी ये हालत नागवारी से देखी। वो उसके लिए आया था और वो उसी से ही डर रही थी। लड़कियां तो उसे अपने सामने देखते ही पागल होने लगती थी और वो उससे डर रही थी। कौन आया है मिनसा? कुछ बोलोगे भी? नाज बेगम के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब उन्होंने दरवाजे पर सैफ साहिब के बेटे को देखा, जिससे वो अभी कल ही मिले थे। बेटा, आप यहाँ? खैरियत से? सब ठीक तो है ना? क्या सैफ भाई ठीक है? वो उसके उनके घर मौजूदगी पर मुतफक्कर सी बोली। जी बिल्कुल ठीक हैं। वो नजरें नामहसूस अंदाज में मिनसा पर डालते फ़ौरन हटाई और उनसे बोला। मिनसा सांस रोके उसे देखे गई। मैं किसी काम से निकला था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूँ और साथ ले चलूँ। आपकी बहन भी शायद आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मेरे साथ ही चलें। आप लोग पापा से भी मिल लीजिएगा। वो मुस्कुराकर उनसे बोला। नाज बेगम उसकी बात सुनती खुश हो गई। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रही थी कि कैसे जाऊंगी। ये तुमने अच्छा किया कि आ गई, मैं खुद भी जाना चाहती थी। सुबह भी अरूसा का फ़ोन आया था, कुछ परेशान सी थी, फिर सही से बात भी नहीं हो सकी। खैर, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। मैं भी ना बस कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। चलो अंदर आ जाओ। नहीं प्लीज़, आप जल्दी से रेडी होकर आ जाएं, मुझे किसी काम से जाना भी है, देर हो रही है। मैं बाहर कार में इंतज़ार कर रहा हूँ। वो सहूलत से उन्हें इनकार करता बोला और एक आखिरी नज़र मिनसा पर डालते वापस मुड़ गया। नाज बेगम उसके इनकार पर वाजिया मायूस हुई थी। वो अमीर तरीन शख्स कहाँ उनके इस मकान में आता। मिनसा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। मैं? लेकिन क्यों? वो उनकी बात सुनती ही वो खिला कर बोली। अभी कल ही तो उसने इरादा किया था उसके सामने बिल्कुल नहीं आएगी, और अब उसकी माँ ही उसे ज़बरदस्ती वहाँ उसके घर ले जा रही थी। अम्मी, फ़िरोज़ा भी आने वाली होगी, मैं जाकर क्या करूँगी? वो रूहान सी होती बोली।
मिनसा ज़िद मत करो, तुम्हारे पापा भी घर पर नहीं है, वो भी शाम से पहले आने वाले नहीं, और ना जाने मुझे कितनी देर लगे वहाँ, मैं तुम्हें घर पर अकेली नहीं छोड़ सकती। सो जल्दी करो, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारा नौकर नहीं है वो, जल्दी करो। और मज़ीद बहस नहीं, वो उसे झिड़कते हुए बोली। वो बेबसी से उन्हें देखती सुस्त कदमों से तैयार होने चल दी। बैक मिरर से वक्तन फ़ौक़्तन उसकी नज़रें खुद पर पड़ती देख रही थी और वह पहलू बदल कर रह जाती। टाइगर उसकी हालत से खूब हँस उठा रहा था, उसके तासुरात उसे मज़ा दे रहे थे। कुछ देर बाद वो उसके आलीशान घर के सामने थे। मिनसा तो मिनसा, नाज़ बेगम भी इतना बड़ा घर देखकर दंग रह गई। आज से पहले तक तो सुना था, आज देख भी रही थी। फिर वो अपनी हैरत पर काबू पाते उसके साथ अंदर को बढ़ी। अरूसा बेगम, जो मुलाजिम होने के बावजूद सैफ साहिब के लिए खुद अपने हाथों से सूप बना रही थी, नाज़ बेगम की आवाज़ सुनती जल्दी से लाउंज में आई और उन्हें वहां देखकर नम आंखें लिए उनसे गले मिली। अरे क्या हो गया अरूसा, तुम तो यूं मिल रही हो जाने कितने दिनों बाद मिल रही हो। उनकी बात सुनकर वो नम आंखों से मुस्कुराई। बस यही समझ लें आपा। मिनसा भी साथ आई और वो उनके पीछे मिनसा को देखकर उससे भी मिली। टाइगर उन्हें वहां छोड़ते ही अपने कमरे में जा चुका था। सैफ भाई, कैसे हैं आप? काफ़ी बेहतर हूँ अब तो। आप आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। मिनसा भी जल्दी से उनके साथ बढ़ी, कहीं उसे यहीं ना छोड़ दें। इन्हें बातें करते काफ़ी वक्त हो चुका था। काफ़ी देर गुजरने के बाद नाज़ बेगम वहाँ से जाने के लिए उठी तो टाइगर इसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। वो इस वक्त अपना जिम सूट पहने हुए था। बैठ जाइए, मुझे आप सबसे बात करनी है। बोलते हुए उसने एक गहरी मुस्कुराहट से मिनसा को देखा तो मिनसा के अंदर खतरे का अलार्म बजा। वो मुतवज से बैठी उसे देखने लगी। मतलब जिस बात से वो बचना चाह रही थी, आखिर में वो होकर रहना थी। क्या इज्जत रह जाती उसकी, वो हवास भागता हुई। सैफ साहिब के साथ ही नाज बेगम और उरुसा बेगम भी उसे ना समझे से देखने लगे। क्या हुआ है ज़हीर, ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें इनसे भी करनी है? पापा, मैं इनकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अपने बगैर किसी लगी लिपटी के डायरेक्ट बात कह दी और अब इत्मीनान से बैठा उन लोगों को देख रहा था जैसे आम बात की हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मिनसा तो उसकी बात सुनते इस सकते में मुंह खोले उसे देखे गई। बाकी सब भी हक तक उसे देखने और उसकी बात को समझने लगे। आया उसने जो कहा वो उन लोगों ने। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। सैफ साहिब तो शर्मिंदगी से नाज बेगम से नजरें नहीं मिला रहे थे। उन्हें तो उनके बेटे ने झटका दिया था, उसे कल वो इन्हें मिला और आज अपनी शादी की बात कर रहा था। हिम्मत जमा करते हुए उससे बोलने के काबिल हुए। ज़हीर, ये क्या तरीका है बात करने का? कोई मौका देखकर बात करते हैं, तुम्हें मुझसे पहले बात करनी तो चाहिए थी ना। ये क्या, इसमें क्या गलत है पापा? वो उनकी बात बीच में काट कर बोला। आप भूल गए, हमारे यहाँ तो शादी का इरादा भी बच्चे पैदा हो जाएं तब किया जाता है। ज़हीर, उसकी बात सुनते उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था और शल तो अरुसा और नाज बेगम भी हो चुकी थी उसकी बात सुनकर। मिनसा से तो उसकी बात सुनकर चेहरा तक ना उठाया गया। वह मुश्किल अपना गला तर्क किया, जो उसकी बात सुनकर खुश्क हो चुका था। क्या, मैंने क्या गलत कहा है पापा? वो मासूम बनता बोला। सैफ साहिब दांत पीस कर रह गए थे। बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ ज़हीर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे आप कहें पापा। मेरी एक बात और भी सुन ले, शादी इसी हफ्ते ही होगी। नहीं तो आप कुछ नहीं जानते पापा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। आप 26 साल पहले के ज़हीर को जानते थे, आज के ज़हीर को नहीं। वो इन्हें दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास करता, मिनसा को एक नज़र देखता वहाँ से चला गया। नाज बेगम खुफी और शर्मिंदगी महसूस करती वहाँ से फ़ौरन मिनसा को लेकर कुछ भी बोले बगैर चली गई। सैफ साहिब भी कुछ बोलने के काबिल ना रहे थे। बात क्या करते उनसे उनके कुछ समझ में नहीं आया था। तो उसने सबके सामने तुमसे शादी करने की बात की? फिरोज़ा शौक से बोली। हाँ, और तब से अम्मी मुझसे भी सही से बात नहीं कर रही और मुझे ही कोस रही हैं कि मैं उनके साथ गई ही क्यों, जबकि मैंने तब मना भी किया था जाने से। अब भला बताओ, मेरा क्या कसूर है इस सब में? मैंने थोड़ी उनसे कहा था कि मुझसे शादी करो। वो परेशानी से नम आंखें लिए बोली। अच्छा चलो, हौसला करो, आंटी इस वक्त गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा कर रही हैं। सब ठीक हो जाएगा, उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। वो उसे अपने साथ लगाते दिलासा देते बोली। वैसे मिनसा, कितना फिल्मी सा है ना ये सब, वो उसे छेड़ते हुए बोली। वो चिढ़कर उससे दूर होती उसे थप्पड़ रसीद कर गई। कभी ना सुधरना, यहाँ मेरी हालत बुरी हो रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। नाज, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इरशाद साहिब की अब बस हो गई थी उनकी बातें सुन सुनकर, जिस दिन से वो वहाँ से होकर आई थी। तो और क्यों ना करूँ, मैंने सुना नहीं तुमने कैसे बेशर्मी से उसने वो बातें हम सबके सामने की। वो नागवारी से बोली। तो तुम्हें ये भी देखना चाहिए कि वो इस मोहल्ले में रहने वाला नहीं, बल्कि इस शहर का अमीर तरीन शख्स है, और है भी आधा अंग्रेज़। भूल गई क्या? इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। यही नहीं, बाहर के मुल्क में भी उसका बिजनेस है। उनकी बात सुनकर वो चुप की चुप रह गई। वो कैसे ये सब भूल गई? कोई ऐसा वैसा, और तुम ऐसे अमीर से और कैसी तहजीब की तवक्का कर रही हो? वो उनसे तंजिया अंदाज में बोले तो वो गुमसुम होकर रह गई। मजीद बोलती तो उनकी बात ने पूरी कर दी थी। और शाम में अपनी नंद की दोबारा शादी की धमकी सुनकर वह रात को ही फैसला ले चुकी थी, जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। जो शख्स उन्हें बेशर्म और बदलिहाज लगा, अब वही उन्हें अपनी मिनसा के काबिल लगने लगा था। सैफ साहिब से बात करने के बाद वो अब मुतमिन हो गई थी। इरशाद साहिब के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, इतना अमीर दामाद पाकर।
उन्हें तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि किस्मत यूं भी मेहरबान होती है। अपनी आपा को वो साफ मना कर चुके थे, उन्होंने ववेला तो बहुत किया मगर उन्होंने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। सैफ साहिब भी ज़हीर की ज़िद से वाकिफ़ थे और मिंसा भी उन्हें प्यारी थी, तो उन्हें भी इस रिश्ते में कोई खामी नज़र न आई। हफ्ते के अंदर अंदर ही सारी तैयारियां शुरू हो गई थी और अरुसा भी खुशी से सब तैयारियां कर रही थी कि मिंसा उनके पास ही आ रही थी और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी। वो ज़ाहिर तो उन्हें भी ज़हीर में कोई खामी नज़र न आई थी। निकाह पहले तय होना पाया था, ये भी ज़हीर की ज़िद थी। किसी को कोई इतराज़ भी नहीं था, बल्कि इरशाद साहिब ने तो खुशी से इजाज़त दे दी। जुमा के दिन निकाह करार पाया। टाइगर तो अपने ही सरूर में था, जिसे एक नज़र देखा और पाने की चाह की वो मिल भी गई। अब वो उसके निकाह में थी और ये बात ही उसे सरशार कर रही थी। मिंसा इन सब के बरक्स बुखलाई हुई फिर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी उसके साथ हो क्या रहा है। अभी तक निकाह के बाद से उनकी आपस में मुलाकात भी नहीं हुई थी। उसने उन सब की तवक्का भी नहीं की थी और फ़िरोज़ा तो उसकी शादी का सुनकर तब से हवा में उड़ रही थी। वो अपनी दोस्त की उससे शादी से बहुत खुश थी। अरे तुम इतना परेशान क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। इतना हैंडसम बंदा तुम्हारा शौहर है, वो भी बिल्कुल हीरो किसी आन बान वाला। मिंसा सिर्फ उसे देखकर रह गई। उसके पास बोलने को कुछ था भी नहीं। मुझे नहीं जाना अम्मी, आप खुद चली जाएं। आप जो भी लाएंगे अच्छा ही होगा, प्लीज़, वो उनकी मिन्नत करते हुए बोली। नाज बेगम उसकी एक ही रट सुन सुनकर तंग आ गई थी। तुम्हारी शादी का जोड़ा भला मैं क्यों जाकर पसंद करूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा मिंसा? चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, ज़हीर आने वाला होगा। वो कोई फारिग बंदा नहीं है, उसे और भी काम है। वो खुद चाहता है कि तुम उसके साथ चलो शादी का जोड़ा लेने के लिए। और उसके ना करने के बावजूद नाज बेगम ने उसे ज़हीर के साथ भेजकर ही दम लिया। और अब वो सुकड़ी सिमटी पैसेंजर सीट पर उसके साथ सर झुकाए बैठी थी। क्या तुमने कसम खाई हुई है सर ना उठाने की? तुम मुझसे इतना घबराते क्यों हो? वो ड्राइविंग करते उसकी तरफ झुककर बोला। उसके करीब आने पर वो मज़ीद कार के दरवाजे से चिपक गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों घबराऊंगी? वो मुश्किल बोली। नहीं तो ज़ुबान बोलने से इनकारी थी उसके सामने। उसकी बात सुनता वो मुस्कुराया। उसके सामने ठीक से बात तक नहीं हो रही थी और वो बोल रही थी ऐसी कोई बात नहीं। उसकी घबराहट देखते ज़हीर ने फिर कोई बात नहीं की थी उससे। वो मॉल पहुंचते उससे लिए सबसे महंगे ब्राइडल शॉप पर लाया था। इर्द गिर्द इतने महंगे ड्रेसेस देखते वो हैरान हुई थी। पहले कहाँ वो इन शॉप्स पर कभी गई थी। सेल्स गर्ल इनके पास आती खुश आमदीद कहते हुए उन्हें मुख्तलिफ ड्रेसेस दिखाने लगी, तो कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट करके टाइगर ने उस लड़की को वहाँ से जाने का बोला और ख़ुद मिंसा की तरफ मुड़ा। चलो ये सब ड्रेसेस तुम बारी बारी मुझे ट्राई करके दिखाओ, फिर जो मुझे ठीक लगेगा वही ले लेंगे। मिंसा उसकी बात सुनते हक तक रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर वो भी ये 12 ड्रेसेस ट्राई करूँ? वो हवास पाख्ता होकर बोले। यस माई एंजल, आखिर मेरी ही दुल्हन बनना है, मेरे ही लिए, तो ये सब करना ही पड़ेगा। अब चलो शाबाश, जल्दी करो। वो उसे बगैर कोई बोलने का मौका दिए चेंजिंग रूम में भेज चुका था। कुछ देर बाद वो मरे मरे कदमों से सर झुकाए बाहर निकली। झिझकते हुए उसने पहले कभी नहीं देखा और ना सुना था कि यूं भी होता है। उसका शौहर ही सबसे अलग अजूबा था। वो कुड़ कर रह गई बेबसी से। उसे वो हर ड्रेस में खूबसूरत लगी, लेकिन कोई ड्रेस अब तक उसे उसके काबिल नहीं लग रहा था। बारी बारी सारे ड्रेसेस पहन कर देखने के बाद बिलाखिर एक लहंगा उसे उसके शयाने शान लगा। रेड फुल एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे और सिंपल चोली में वो उसे कोई परी लगी। लहंगे का दुपट्टा उसने अपने ऊपर ओढ़ रखा था, जिसे उसने उसके सर से उतार कर उसके कंधे पर डाला। लंबे बाल जो उस वक्त चुटिया में मुकीद थे उसकी कमर से नीचे तक आ रहे थे। बालों की छोटी छोटी लटें उसके चेहरे पर फैली उसको मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। उसके इस तरह करने पर वो शर्म से सुर्ख हो गई, खुद में सिमटी। वो बेखुदी में उसे देखता उसके मज़ीद करीब आया तो वो मज़ीद सर झुकाकर झिझक सी गई उसकी नज़दीकी से। तुम पर नज़र पड़ते ही मुझ पर नशा तारी होने लगता है, वो अपनी आंखों में खुमारी लिए सरगोशी के अंदाज में उससे बोला। उसकी बात सुनते ही वो काम सी गई, चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई और उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। ये ड्रेस ठीक है, प्लीज़ जल्दी करें, घर जाना है, मुझे देर हो रही है। वो घबरा कर बेरब्त से बोली। इतनी भी जल्दी क्या है? किसी गैर के साथ तो नहीं हो? शोहर हूँ मैं तुम्हारा, वो संजीदगी से बोला। उसकी बात ने उसका मूड बुरी तरह ख़राब कर दिया था। वो मज़ीद घबरा गई उसकी बात सुनकर। उसकी आंखों में मौजूद नमी को देखते हुए वो मज़ीद कोई बात की उस ड्रेस को फाइनल करते और इसलिए वापस उसके घर छोड़ गया और खुद वहाँ से फ़ौरन चला गया। मिंसा घर आकर पुरसुकून हुई, नहीं तो उसके साथ उसकी मौजूदगी में उसे अजीब सी घबराहट तारी हो गई थी, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। और अब सारी उम्र उसके साथ गुजारने की सोच उसे और बेजान कर रही थी। क्या बनेगा मेरा? खुद से हम कलाम होती वो अपने कमरे में चल दी। तुम्हारा रोज़ रोज़ का वहाँ जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ़िरोज़ा। बेहतर इसी में है घर बैठो और जो काम रह गया उसे ख़त्म करो। रज़िया बेगम करख्ते से बोलती अपना हुक्म सादर करती वहाँ से जा चुकी थी। फ़िरोज़ा ने बेबसी से अपनी आंखों में नमी लिए उन्हें देखती फ़ौरन से अपने मामू के पास गई। अब तो पानी सर से
सर के ऊपर से गुजरने लगा था। क्या उसका उसकी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं था? ले देकर एक ही तो दोस्त थी उसकी, और अब उसकी शादी पर जाने से रोक रही थी, और कहीं जाती भी तो नहीं थी ना वो। ये सब रवैया उसके साथ उस दिन की वजह से शुरू हुआ था जिस दिन मामी की बेटी को लड़के वाले देखने आए थे और बदले में उसे पसंद कर गए थे। लेकिन इसमें उसका भी क्या कसूर था? वो तल्खी से सोच सकी। मामू के कमरे के पास पहुंचते ही अंदर से आने वाली आवाज़ और बात सुनकर उसे लगा जैसे सातों आसमान उस पर आ गिरे हों। उसने बमुश्किल खुद को गिरने से रोकने के लिए दीवार का सहारा लिया। तो गलती क्या है इसमें? आप जानते हैं हमारे हालात कैसे हैं, और ऊपर से अभी तक एक बेटी की भी शादी नहीं हो पा रही। वो अभी तक वैसे बैठी हैं, तो ऐसे में हम उसकी कैसे कर सकते हैं? और ऐसे में नवाज़ की ये ख्वाहिश हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं। उसने तो जहेज़ लेने से भी इनकार कर दिया है। इतना ख्याल है मेरे भाई को, और आप घर आई नेमत को ठुकरा रहे हैं। वो नखुद भरे अंदाज में बोली। उम्र देखी है तुमने अपने भाई की? 2 बीवियां भुगता चुका है वो। उसकी बड़ी बेटी भी 11 साल की है, और तुम बोल रही हो बुराई क्या है इसमें? उम्र कोई नहीं देखता है आजकल लड़के की, और मुझे ये रिश्ता मुनासिब लगा। मेरा भाई भी फ़िरोज़ा को पसंद करता है। बस मैंने तय कर लिया उसकी शादी नवाज से ही होगी बस। वो बोलती वहाँ से उठ गई और मुनीर साहिब लब भींच कर खामोशी से उन्हें देखे गई। फिरोज़ा लरजते कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करते उसके साथ लगकर नीचे बैठी वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी नज़रों के सामने उस बुढ़े नवाज का चेहरा घूमने लगा तो दिल की ओर चीख चीख कर रोए। एकदम ही वो रोते हुए से हंसने लगी। उस वक्त उसकी हालत काबिल रहम लग रही थी। हर कोई मिंसा की तरह खुशकिस्मत तो नहीं होता ना। वो तिल्की से खुद पर हंसती बोली, क्या किस्मत है तुम्हारी भी फ़िरोज़ा। अब तक उन लोगों की खिदमत कर कर के भी क्या सिला मिल गया तुम्हें? बदले में एक बूढ़े के सर मंड रहे हैं तुम्हें। तुम इसी काबिल हो। तुम जैसों के साथ लोग तो ऐसा ही करते हैं। यतीमों की भी कोई ज़िंदगी होती है क्या कभी? वो अपने घुटने के गिर्द बाजू बांध कर सर रखती वो फिर से रोने लग पड़ी अपनी किस्मत पर। आज रुखसती का दिन था और मिंसा के होश उड़े हुए थे। फिरोज़ा भी अभी तक नहीं आई थी, नहीं तो उसके होने से भी उसे काफ़ी हौसला होता। जल्दी जल्दी के चक्कर में भी शाम के 4 बज चुके थे। रुखसती मगरिब के बाद रखी गई थी। ब्यूटिशियन उसे घर आकर ही तैयार करना था, जो अभी आई थी। अम्मी फ़िरोज़ा नहीं आई अभी तक। वो बेचैनी से बोली, जाने क्यों उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नहीं, अभी तक उसे देखा नहीं मैंने। अगर आती तो सीधा तुम्हारे पास आती वो। नाज बेगम उसका सारा सामान लाकर कमरे में रख रही थी। उसकी बात पर लाइमी का इजहार करते कमरे से बाहर निकल गई। वो मायूस होती फ्रेश होने चलती। ब्यूटिशियन ने उसे रेडी होने को कह रही थी। सैफ साहिब खुशी से सब तैयारियां देख रहे थे। उन्हें बहुत खुशी थी। वो ज़हीर की शादी खुद करवा रहे थे, नहीं तो उन्होंने उस चीज़ की उम्मीद ही नहीं की थी। वो घर से बाहर आए तो आइस को ज़हीर की को टाइगर कहते सुना तो हैरान हुए। टाइगर अभी तक फॉर्मल सूट में था। उससे बात करके वो वापस मुड़ा तो सामने सैफ साहिब को खड़े पाया। ये आदमी तुम्हें टाइगर क्यों कह रहा था? वो उलझन का शिकार होते उससे बोले, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा उसका टाइगर कहना? ट्राउज़र के पॉकेट्स में हाथ डालता वो आबरू चुकाकर बोला, हाँ, जब इतना अच्छा नाम है तो टाइगर क्यों बोल रहा था तुम्हें? जानवर ही बना दिया है। वो खुफियत से बोले, जानवर ही तो हूँ पापा। वो मायने खेजी से साइड मुस्कुराहट पास करता बोला, क्या बोल रहे हो ज़हीर? वो माथे पर बल लिए नागवारी से बोले, जाने दें, आप नहीं समझेंगे। खैर मैं चलता हूँ, तैयार भी होना है। वो उनसे बोलता अंदर की तरफ बढ़ गया। सैफ साहिब परेशानी से उसे देखे गए। उन्हें जाने क्यों ज़हीर वो नहीं लगता था जो वो दिखता था। रुखसती बहुत सादगी से हुई थी, वो भी मिंसा के अम्मी अब्बू के कहने पर, जिस पर टाइगर इसलिए मान गया कि वो अपने रिसेप्शन पर सारी कसर पूरी करेगा। मिंसा के फूफो के साथ मोहल्ले वाले भी मिंसा की किस्मत पर हैरान थे, और इसकी फूफो जो इनको कल तक 100 बातें सुना चुकी थी, अब उनको भी चुप लग चुकी थी टाइगर को देखकर। इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी उसकी सोसाइटी में होने वाली दुल्हनों के बरक्स उस वक्त एक बड़ी सी चादर में छुपी हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। जैसे जैसे मंजिल करीब आती जा रही थी, वैसे ही मिंसा की हालत भी पतली होती जा रही थी। आगे का सोचकर ही उसे हौल उठ रहे थे। उसके साथ ही बैठा दूसरे दुल्हों के बरक्स ब्लैक 3 पीस सूट में टाइगर हर थोड़ी देर बाद उस पर नज़र डालते मुस्कुरा देता। घर पहुंचते ही अरुसा बेगम दूसरी गाड़ी से निकलती उसकी तरफ बढ़ी और उसे गाड़ी से निकलने में मदद दी, लेकिन घर के अंदर दाखिल होते उन्हें एक झटका लगा। टाइगर अलबत्ता संजीदगी के साथ अपनी माँ को देखने लगा, जो लॉन्च के बीचों बीच एमएल के साथ गुस्से से भरी खड़ी थी। एमएल एक लम्हे के लिए उसे देखकर डर गई थी, मगर मिसेस बख्तियार के होते हुए से थोड़ा हौसला हुआ। सैफ साहिब शल खड़े इस औरत को आज इतने सालों बाद अपने सामने देख रहे थे, लेकिन वो सैफ साहिब को उनके हुली की वजह से पहचान ना सकी। ये क्या तमाशा चल रहा है ज़हीर? क्या हो रहा है यहाँ? क्यों, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? शादी हुई है मेरी, अपनी दुल्हन लाया हूँ। आप भी तो यही चाहती थी ना? वो एक भरपूर मुस्कुराहट देता बोला, तो ये थी तुम्हारी चॉइस? कहाँ से उठाकर लाए हो इन भिखारियों को तुम? अब क्या ये इस घर में भी रहेंगी? बस एक माँ के लिए ही तुम्हारे घर पर जगह नहीं थी। उसके यूं बोलने पर मिसेस बख्तियार गुस्से से चीख पड़ी। सैफ और रुस्सा बेगम का इस बेइज्जती पर चेहरा सुर्ख हो चुका था। मिंसा उनकी बात सुनती साकत हुई थी, उस बेइज्जती पर, वो भी अपनी शादी के दिन।
वहीं टाइगर की बस हुई थी, वो फ़ौरन आगे बढ़ा था। आप क्यों आई हैं यहाँ? मैंने आपसे कहा था खुशी से शामिल होंगे तो बेशक आएँ, लेकिन ये तमाशा मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो हाथ उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला। सैफ साहिब ज़हीर का अपनी माँ से ये बर्ताव देखकर दंग रह गए। और क्या आपने पहचाना नहीं अपनी एक्स हस्बैंड को? वो तंज़िया अंदाज में बोला। क्या इतनी जल्दी भूल गई उन्हें? उसकी बात सुनकर मिसेस बख्तियार शल हो गई। ये किसकी बात कर रहा था? और एलेक्स का यहाँ क्या जिक्र? वो यहाँ कहाँ था? उसकी बात सुनकर वो यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाती देखने लगी परेशानी से, लेकिन अचानक उसकी नज़र सैफ साहिब पर पड़ी तो वो मजीद गौर करने पर हैरान होती आहिस्ते से चलती उनके पास आई। तो तुम यहाँ और ये? वह मुश्किल बोलती उनके हुलिये की तरफ इशारा करती अपना फिक्रा मुकम्मल ना कर पाई। ऐसे में रुसा बेगम बेबसी से कभी सैफ और कभी मिसेस बख्तियार को देखने लगी। दिल अजीब से दुख में सिमटा था ये सुनकर कि ये उनकी पहली बीवी थी और वो भी खूबसूरत उम्र के इस हिस्से में भी। वो खुद को बहुत इनसिक्योर महसूस करने लगी। मिस फिट यहाँ उनकी फैमिली मुकम्मल थी, बाप माँ बेटा और बहू सब थे। और वो क्यों, क्या हुआ मॉम? रह गई ना दंग पापा को यहाँ, और वो भी यूं देखकर। चलिए अब एक और मज़े की बात बताऊँ आपको। वो देखिए, इशारे से साथ खड़ी और रुसा बेगम की तरफ इशारा किया। ये उनकी वाइफ है। वो उनके चेहरे के तासुरात देखता खूब हंस उठा रहा था। ऐसे में मिनसा इतने भारी कामदार कपड़े पहने और परेशानी से शल जहन के साथ गिरने वाली हुई थी। ये सारी सूरत हाल उसकी बर्दाश्त से बाहर थी और मज़ीद अपने आप पर काबू न पाकर ना रख सकी। आंखों के आगे अंधेरा छाया तो कुछ पता ना चला। तो ऐसे में रुसा बेगम की चीख सुनी जो उसे हिलाते हुए बुला रही थी। फिर उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे हाल में गूंजी। मिसेस बख्तियार बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे बख्तियार साहब को देखने लगी। जिंदगी में पहली बार उन्होंने उन पर हाथ उठाया था। उम्र के इस हिस्से में इतनी तजलील, वो भी सब नौकरों के सामने। वो शल से खड़ी थी। एमएल मिसेस बख्तियार को देखेगी। तुम बेवकूफ़ औरत, इसी काबिल हो। कहा था मैंने कि इसकी शादी होगी तो सिर्फ एमएल से। मिस्टर बख्तियार जाहिल मर्दों की तरह चीख कर बोले। उस दो कौड़ी के लोगों से रिश्ता जोड़कर बैठा है। क्या उसे अपनी सोसाइटी में कोई नहीं मिला? नाक कटवा कर रखती है हमारी। किसकी इज्जत खराब हुई है जिसकी खुद कोई इज्जत नहीं इस सोसाइटी में? मिसेस बख्तियार खामोशी की बुक्कल मारे उन्हें देखकर बस सोच सकी। बोलती तो सैफ और अरूसा बेगम को देखते ही उनकी बंद हो चुकी थी और रही से ही कसर उनके शोहर के थप्पड़ ने पूरी कर दी थी। आज उन्हें सच में लग रहा था वो सब हार चुकी हैं। अपने बेटे को समझाओ, तलाक दे वो उस दो कौड़ी की लड़की को और एमएल से शादी करे, नहीं तो उस उम्र में तलाक का ठप्पा लगवाओगी तुम और कहीं की नहीं रहोगी। वो उन्हें वार्निंग देते अपने कमरे में जा चुके थे। एमएल भी नखोद से सर झटकती वहां से चली गई थी। मिसेस बख्तियार बेदम सी होकर सोफे पर जा बैठी। एक प्यार करने वाले शख्स को छोड़ने का सिला उनको आज मिल रहा था और उस औरत को उनके साथ देखती उन्हें जाने क्यों बहुत तकलीफ हो रही थी जो उस वक्त उस शख्स को छोड़ते वक्त भी नहीं हुई थी। आज सही मायनों में वो जान पाई थी उन्होंने सैफ को छोड़कर कितने घाटे का सौदा किया था। ना बेटा उनका अपना रहा था। सैफ आप इतने टेंस ना हो, आपकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी। अरुसा बेगम बेबसी से बोली जो कमरे में यहाँ से वहाँ गुस्से और जब से चक्कर लगा रहे थे। कैसे ना लो अरुसा, आपने देखा नहीं कुछ देर पहले क्या कुछ नहीं हुआ। जहीर ने इतना सब कुछ छुपाया मुझसे और तो और उसका अंदाज नहीं देखा। अपनी माँ से बात करने का कैसे धड़ल्ले से उसे यहाँ से निकल जाने को कहा उसने, वो भी अपनी माँ को। वो जैसी भी है तो उसकी माँ ना। वो दुख और तकलीफ से बोले। सब्र रखे सैफ, आप आराम करें, सुबह बात करेंगे जहीर से और उसे समझाएंगे भी। फ़िलहाल आराम करें, आपको उसकी ज़रूरत है। वो उन्हें बेड पर बिठाते हुए बोली। मैं मिनसा को देख कर आऊँ, उसे होश आया भी है कि नहीं? जहीर तो जाने कहाँ चला गया है वो उस वक्त, जबकि उसके घर में होना चाहिए था। मिनसा को उसकी ज़रूरत थी। वो उनसे बोलती गहरा सांस भरकर रह गई और कमरे से निकली। कमरे में इस वक्त गहरा अंधेरा छाया हुआ था जिससे दिन रात का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। चकराते सर को थामती वो बमुश्किल उठकर बैठी तो खुद को एक कमरे में पाया। जहन पर जोर दिया तो याद आया कि आज उसकी शादी थी और रुखसत होकर वो यहाँ आई थी और थोड़ी देर पहले होने वाली सूरत हाल पर परेशानी से यहाँ वहाँ देखा मगर वो उसे कहीं नहीं दिखा। तो इर्द गिर्द कमरे का मुकम्मल जायजा लेती वो कमरा देखकर मबहूत रह गई। बिल्कुल उसके तखय्युल करदा कमरों की तरह था ये कमरा। उसे ये सब एक ख्वाब सा लगा। क्या ये अब से मेरा भी कमरा है? वो खुद से मुखातिब थी। बेड से उठती वो भी कमरे के दरमियान खड़ी इर्द गिर्द का जायजा लेती कि एकदम दरवाज़ा खटका और आसिया बेगम अंदर दाखिल हुई और उसे कमरे के बीचों बीच खड़े देखकर वो सुकून का सांस भरती मुस्कुराकर उसके करीब चली आई। तुम ठीक हो अब मिनसा? जी बेहतर हूँ पहले से खाला, बस सर ज़रा सा भारी हो रहा है। तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए ना, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? वो उसे खुफगी से बोली। नहीं बस वो मैं ये भारी कपड़े चेंज करने का सोच रही थी, बहुत तंग कर रहे हैं और जब वो आएगा और तुम्हें सादा होलिये में देखेगा तो उसे बुरा लगेगा। उसके आने का इंतज़ार करो फिर बदल लेना। ज़हीर पता नहीं कहाँ गया है। कुछ देर पहले जो भी हुआ मैं तो इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती। खैर वो खुद ज़हीर ही जानता है, मगर तुम ज़्यादा इस बारे में मत सोचो। थोड़ी सी पकड़ती प्यार से समझाते बोली तो वो छींप गई और महज सर हिलाकर जवाब दिया और उषा बेगम उसे बेड पर बैठाती खुद वहाँ से चली गई।
मिनसा धड़कते दिल के साथ उसके आने का इंतजार करने लगी। जाने अब आगे क्या होगा उसकी ज़िंदगी में। बेड क्राउन से टिक लगाती वो सोचे कि भंवर में गुम हो गई। मैंने अपना बचपन उन लोगों की खुदगर्जी और बेहिसी की वजह से बहुत बेबस रोते तड़पते गुजारा है। खिड़की से नजर आते चांद पर नजरें गाड़े वो कहीं और गुम था। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूबा हुआ था। वक्त बड़ी सी ग्लास वाल से चांद की रोशनी छन छन कर आती उसके पुरकशिश चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी बेहिसी और खुदगर्जी ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। बोलते हुए उसके चेहरे पर अजियत भरे तासरात थे। आंखें जब्त की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी। यकलख्त उसके तासरात बदलते अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट में डले। लेकिन कल वक्त उनका था और आज वक्त मेरा है। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन टाइगर को तड़पाने का खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। कुर्सी पर झूलता हुआ पुरसरायत से मुस्कुराया। दोपहर के 2 बज चुके थे और ज़हीर अभी तक नहीं आया था। सब लोग उसके यूँ अचानक चले जाने से काफ़ी परेशान थे। मिनसा भी उसका इंतज़ार कर रही थी। वह ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगी थी। सब लाउंज में बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो लाउंज के दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया, और वो जो अपनी जगह से जल्दी से उठकर उसकी ओर बढ़ने लगे थे कि वो उन सबको नज़रअंदाज करता फ़ौरन अपने कमरे में जा चुका था। बाकी सब तो छोड़ो, सैफ साहिब उसकी इस हरकत पर हक तक रह गए थे। मिनसा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पीछे कमरे में जाए ना जाए, लेकिन उसकी ये कश्मकश भी दूर हुई जब 15 मिनट बाद ही ज़हीर तैयार होकर 3 पीस सूट में नीचे आया। सैफ साहिब कुछ बोलते कि वो उनके नज़दीक ही रुकता खुद ही बोल पड़ा। पापा, शाम में आकर बात होती है, इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। और हाँ, मैं भूला बिल्कुल नहीं हूँ, रिसेप्शन कल है, तो टेंशन मत लीजिएगा कि मैं अपनी बीवी को लाकर घर भूल चुका हूँ। वो इनको बोलने का मौका दिए बगैर बेनियाजी से अपनी सुनाकर मिनसा के पास आता, उसको कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके चेहरे पर झुकता, एक बेबाक जसारत करके पीछे हटा। मिनसा इस इफ्तितार पर फटी फटी निगाहों से उसको देखे गई। चेहरा उसकी हरकत पर सुर्ख अनारी हो चुका था। डार्लिंग, शाम में आकर तुम्हारी सब शिकायतें दूर कर दूंगा। उसका हाथ पकड़कर चुमते वहां से निकल गया। सैफ साहिब और रुसा बेगम के सामने उस हरकत पर वो शर्मिंदा होती ना आंखें लिए अपने कमरे में भागे। रुसा बेगम और सैफ साहिब के सामने ये बेबाक हरकत करते वक्त उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। सैफ साहिब का चेहरा खुफत और गुस्से से सुर्ख हो चुका था। अरुसा बेगम अपना सर झुकाती वहां से अपने कमरे में चली गई कि वो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। सैफ साहिब को इस वक्त अपनी जवानी की झलक दिखी थी ज़हीर में। वो अपने कमरे में आते ही बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठी। दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। आंखें नम थी शर्मिंदगी से। और रूहानसी होती अपने कमरे में अब यहाँ से वहाँ टहलने लगी थी। क्या मतलब है शिकायतें दूर करने का? मैंने कौन से उनसे कोई शिकायत की थी? वो रूहानसी होती सोच सोच कर हलकान हो रही थी। क्या होगा मेरा? अभी तक वो उसकी सबके सामने की जाने वाली जसारत से नहीं संभली थी, और ऊपर से उसकी वो पहेलियाँ। आइस, मेरी मीटिंग से फारिग होने से पहले इस होटल के कागजात मेरी टेबल पर हों। बहुत वक्त दे चुका हूँ। मैं इस स्क्रीन को अब और नहीं। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ सर्द लहजे में बोला। जी बॉस, हो जाएगा काम, मगर क्या मगर आइस? वो उसे सर्द नज़रों से देखता बोला। कुछ नहीं बॉस। वो लब भींच कर रह गया। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आइस, और अगर काम के हवाले से कोई बात है तो बेहतर है मत। नहीं बॉस, वो क्या बात है? आज तुम बात करते बहुत हिचकिचा रहे हो। उसका मतलब ज़रूर तुम्हारे बारे में कोई बात है। बॉस, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ। वो झिझक कर बोला। क्या हुआ तुम्हें? क्या डॉक्टर के पास गए? वो मुतफक्कर होकर बोला। जी बॉस, बस कुछ दिन रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, तुम 1 हफ़्ता चाहो तो छुट्टी कर सकते हो, मगर उससे ज़्यादा नहीं। जी बॉस, 1 हफ़्ता काफ़ी है। वो ममनून नज़रों से देखता उससे बोला। वो सर हिलाकर एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तुम मेरी वाहिद इकलौती दोस्त थी। तुम्हें तो मेरी शादी की तैयारियों में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए था ना, और तुम मेरी शादी पर ही नहीं आई। वो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ फ़िरोज़ा। वो रुख मुड़े खफा होकर बोली। क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारी शादी को लेकर मैं ही सबसे ज़्यादा खुश थी, और फिर भी तुम्हारी शादी पर नहीं आ पाई, तो इसके पीछे भी एक वजह होगी ना। और तुम तो मेरे हालात से वाकिफ़ हो मिनसा। मम्मी मेरी शादी अपने भाई से करना चाहती हैं। वो न चाहते हुए भी सिसक पड़ी। ये क्या बोल रही हो तुम? वो टकला उधेड़ उम्र का आदमी, उससे? तुम्हारी मामी का दिमाग तो ठीक है ना? मिनसा अपनी खुफकी बुलाए उसकी तरफ मुड़ती हैरत से बोली। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मिनसा। वो मामू की मर्जी तो किसी खातिर में ही नहीं ला रही, उनका बस चले तो अभी चलता करे मुझे। नम आंखें लिए वो सिसक कर बोली। तो मिनसा इसको गले लगा गई। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अच्छे की उम्मीद मत छोड़ो। जब मामला ज़्यादा बिगड़ने लगे तो तुम फ़ौरन मुझे बताना, मैं ज़रूर कुछ करूँगी। अम्मी और खाला से बात कर लूँ, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। मिनसा, अल्लाह करे सब ठीक हो, नहीं तो मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊँगी। मिनसा, मुझ में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। वो गलोगेड़ लहजे में बोली। मिनसा के वालिदैन आज उससे मिलने आए थे। जब भी फ़िरोज़ा भी मौका देखती उनके साथ ही मिनसा से मिलने आई थी, और उसकी नाराज़गी दूर करने। कमरे में हर जगह मुख्तलिफ़ किस्म के पेंट कलर जगह जगह बिखरे हुए थे। कमरे की दीवारें मुख्तलिफ़ कार्टून्स की पेंटिंग से भरी हुई थी, जो कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। वो बच्चा बड़े इनमेहाक से सफ़े पर ब्रश फेरता एक मंजर में रंग भरने की कोशिश में लगा था। यकलख्त नीचे लाउंज से कुछ टूटने की आवाज़ उसकी तवज्जो भटका गई। मामा तो घर पर नहीं और पापा भी नहीं। फिर
कहीं कोई घोस्ट तो नहीं। ये सोचते ही ज़हीर का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। वो अपने नन्हे नन्हे कदम उठाता दरवाजे तक आया और ज़रा सा खोलकर बाहर झांका तो जो मंजर उसे नजर आया वो उसे अपनी जगह पर मुंजमद कर चुका था। उसका बाप नशे में धुत किसी दूसरी औरत के साथ हंसते हुए अपने कमरे की ओर जा रहा था। उसके कमरे से लॉन्च का मंजर साफ दिख रहा था, जहाँ एक वाज टूटा हुआ था। वो एकदम ही गुस्से से अपने बाप की ओर बढ़ा के कारपेट में पहुंचने से सीढ़ियों से गिरता नीचे गिरा। एलेक्स उसकी चीख सुनता हड़बड़ी में बाहर आया था। ज़हीर को खून में लथपथ देखे वो घबराकर उसके पास आता, उसे लेकर अस्पताल को भागा था। वो तो समझा था ज़हीर और फाखरा घर नहीं होंगे, तभी वो लैला को घर लाया था। वो इस वक्त मिस्टर बुख्तियार के साथ डिनर करने में बिजी थी कि फ़ोन के रिंग ने उसके खुशगवार मूड को यकलखत कवारी में बदल दिया था। एलेक्स की कॉल देखते वो तब कर रह गई। कौन है डार्लिंग, इतने खूबसूरत चेहरे पर ये नागवारी क्यों? कुछ नहीं, बस ये मेरे शोहर को मेरे बगैर सुकून नहीं, जब देखो पीछे पड़ा रहता है। अरे तुम चीज़ ही ऐसी हो, अब हम बेहाल हैं तो वो तो फिर तुम्हारा शोहर है। उसकी तारीफ पर फाखरा फ़ख्र से गर्दन अकड़ा कर उससे एक्सक्यूज़ करती बाहर आए। क्या मसला है तुम्हें? जब मैं बिज़ी होती हूँ तो तुम्हें सुकून नहीं, ना मुझे लेने देना। देखो फ़ाक़ी ज़हीर सीढ़ियों से गिरा है, उसे बहुत चोटें आई हैं, जल्दी से घर आ जाओ। तो इसमें नई बात कौन सी है? बच्चा है, गिर गया होगा। अब इतनी सी बात पर तुम इतना इश्यू क्यों बना रहे हो? तुमने शायद मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। उसे काफ़ी चोट आई है, वो तुम्हें पुकार रहा है। कैसी माँ हो तुम? वो तल्खी से बोला। अच्छा, अब ज़्यादा लेक्चर झाड़ने की ज़रूरत नहीं, आ रही हूँ। वो बेजारी से बोलती फ़ोन बंद कर गई। एलेक्स लब खींचता ज़हीर के पास आया, जो इसी की तरफ देख रहा था। पापा मामा कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए। बेटा अभी आती होंगी वो। तो मुझे बताओ, आज स्कूल नहीं गए थे? नहीं पापा, आज मेरा स्कूल से ऑफ था इसलिए। वो मासूमियत से बोला। ठीक है, अगली बार मुझे बता देना। पापा, आप दोबारा उन आंटी को घर ना लाना, वो मुझे बहुत गंदी लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कुछ देर तक अपने बाप का चेहरा तकते हुए अचानक बोला था तो एलेक्स खिफ़्तज़दा हो गया। मतलब ज़हीर लैला को देख चुका था। ठीक है बेटा, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। अब वो दोबारा कभी नहीं आएंगी। अपने बाप की बात सुनते उसका चेहरा दमक उठा, जिसने उसकी बात को अहमियत दी थी। नहीं तो माँ तो हमेशा धुतकारती आई थी। एक बार फिर पूछ रही हूँ मैं मिंसा, ज़हीर से पूछ लिया था ना? मिंसा की माँ एक बार फिर उससे बोली, जो फिरोज़ा के साथ धड़कते दिल से बैठी हुई थी। वो हाँ अम्मी, कितनी बार कहूँ? वो डर और चंचलाहट से बोली। वो आने को तो आ गई थी, अब डर से उसका दिल बैठा जा रहा था ज़हीर के मुतवक्का रद्द-ए-अमल का सोचकर। वो भी क्या करती, उसकी बात और अंदाज़ ने उसका दिल ही हलक में पहुँचा दिया था। तभी सुबह वापसी का सोचकर वो उनके साथ हौली, मगर अब अपनी माँ के सवाल सुनकर जिसम से जान जाती महसूस हो रही थी। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसे वो कहीं नज़र ना आई। बगैर चेंज के वो माथे पर बल लिए वापस कमरे से बाहर आया और अपने बाप के कमरे में बिना नॉक किए दाखिल हुआ। सैफ साहिब, जो अपने बिस्तर पर नीम तराज किताब पढ़ रहे थे, उसे एक नज़र देखकर वापस किताब पढ़ने लगे। वो उनकी हरकत देखकर उनकी नाराज़गी समझ गया, मगर उससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा। पूछ सकता हूँ आपकी बहू साहिबा कहाँ हैं? बीवी तुम्हारी और पूछ मुझसे रहे हो, वो बेनियाजी से बोले। बेटा उसकी माँ आई थी तो वो उनके साथ ही चली गई, सुबह तक आ जाएगी। वो काफ़ी उदास हो रही थी, तुम भी कल से मसरूफ़ थे तो बस इसीलिए चली गई। अरूसा बेगम उसके माथे पर बल देखती घबरा कर बोली। उनकी बात सुनकर वो जब्त छोड़ता वापस कमरे से बाहर निकलता घर से भी निकल गया। सैफ साहिब उसे आवाज़ें देते रह गए। अब क्या हो गया सैफ, कहीं मिंसा को भेज अब क्या होगा सैफ, कहीं मिंसा को भेजकर हमने गलती तो नहीं कर दी? अरे आप घबरा क्यों रही हैं? कुछ नहीं होगा। वो जाने खुद को तसल्ली दे रहे थे या रुस्सा बेगम को, वो खुद भी नहीं जानते थे। लगातार होती गेट की बेल पर मिंसा का दिल धड़क उठा। उन्हें अभी आए कुछ ही देर हुई थी। इरशाद साहब दरवाजे पर टाइगर को देखते ही हक तक रह गए। पीछे मिंसा की माँ भी परेशानी से उनके पीछे चली आई तो वो भी टाइगर को देखती हैरान परेशान हुई। माफ़ कीजिएगा, मगर पूछ सकता हूँ कि आप लोगों को मालूम था कि कल रिसेप्शन है, तो इसे आज यहाँ वो भी इस वक्त लाने की क्या वजह? वो सर्द लहजे में बोला तो वो दोनों बुखला गए। बेटा वो आपकी बेटी अब शादीशुदा है तो बेहतर है वह अब अपने घर ही रहे। अपने घर पर जोर देता वो उनकी बात बीच में ही काट कर बोलता। वो उन्हें शर्मिंदा कर गया था। मिंसा को भेजे, मुझे जल्दी जाना है। उनकी कोई भी बात सुने बगैर अपनी सुनाता वो उन्हें साथ में हुक्म भी सादर कर चुका था। तो वो दोनों भी घबराहट से कुछ भी बोले पूछे बगैर मिंसा को लेने उसके कमरे में चले गए। मिंसा उनकी बात सुनते सफ़ेद पड़ती रंगत लिए उन्हें देखे गई। तुमसे कितनी बार पूछा था मैंने मिंसा, फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अब देखो कितनी सुबकी हुई हमें उसके सामने, और मेरी भी मत मारी गई थी, तुम्हें लेकर आ गई। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो, वो इंतज़ार कर रहा है। वो तकरीबन उसे घसीटते हुए लाइन जो खौफ और दहशत से सुन हो चुकी थी। माफ़ करना बेटे, बच्ची है, गलती हो गई, उससे आइंदा ऐसा नहीं होगा। इरशाद साहब झिझक कर बमुश्किल बोले। एक तो उसका रौब और उसके सर्द सपाट अंदाज पर वो गिया गए। वो कुछ भी बोले बगैर उसका बर्फ़ की मानी ठंडा हाथ पकड़ता साथ लिए अपनी गाड़ी की तरफ आया। वो भी किसी बेजान मूर्ति की तरह खींचती चली गई। सारा रास्ता खामोशी से गुजरा। मिंसा ने भी उससे बोलने की गलती नहीं की। जैसे जैसे सफ़र करता जा रहा था उसकी हालत पतली होती जा रही थी। जाने अब वो घर जाकर उसके साथ क्या सलूक करता।
सैफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, ये ज़हीर कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया, कहीं गुस्से में कुछ कर ना दे। रुसा बेगम परेशानी से यहाँ वहाँ टहलने लगी थी। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, बस आता ही होगा। और गाड़ी की आवाज़ पर चुप होते लाउंज में आए, जहाँ टाइगर मिंसा को लिया रहा था। वो तासुब से सर हिला कर रह गए। रुसा बेगम भी परेशानी से उन दोनों को अपने कमरे में जाता देख लिया ना आपने, ले आया वो अपनी बीवी को, एक दिन की भी दूरी बर्दाश्त नहीं उसे, अभी से ये हाल है, आगे तो पता नहीं क्या होगा इसका। सैफ साहिब अपनी बात को मज़े का रंग देते बोले तो रुसा बेगम उन्हें परेशानी से देख कर रह गई। कमरे में आते ही टाइगर मिंसा का हाथ छोड़ता, कबर्ड से अपना नाइट सूट लेता वाशरूम जा चुका था। और मिंसा को समझ ना आई वो क्या करे। घबराहट से उसकी टांगें कांप रही थी। वो मुश्किल साइड पर पड़े सोफे पर बैठती मुतवक्का होने वाली बेइज्जती का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही वो बगैर शर्ट की ब्लैक हेयर ट्राउजर पहने बाहर निकला तो उसको देखकर फौरन से सुर्ख चेहरा लिए रुख मोड़ गई। टाइगर टॉवल से अपने बाल खुश करता उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था। वो जिस अंदाज से उसे देख रहा था, मिंसा महसूस करती कांप गई। उसके कदम अपने करीब आते महसूस कर वो घबरा कर उठ खड़ी हुई, नजरें अलबत्ता झुकी हुई थी। क्या हुआ एंजल, इतना घबरा क्यों रही हो? टॉवल एक तरफ रखते हुए उसके करीब आया। वैसे तुम्हें घबराना भी चाहिए, आखिर गलती की है, अब सज़ा तो मिलेगी ना। कौन सी गलती और कैसी सज़ा? मुझसे पूछे बगैर तुम यहाँ से क्यों गई? अब तुम पर मेरा हक है, मेरी मलकियत हो तुम गई ही क्यों? शायद तुम भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मेरी इजाज़त के बगैर कोई काम भी ना करो। और तुम्हें अभी वक्त ही कितना हुआ यहाँ आए कि तुम अपनी मर्ज़ी करने लगे हो। नरमी से बोलते एकदम वो सर्द लहजा अपनाता लफ्ज़ चुबा चुबा कर बोला था। मिंसा को यह ज़हीर का कोई नया रूप ही लगा था। वो तो उसे अभी अच्छे से जान ही नहीं पाई थी। सो सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, वो मुश्किल ही बोली। एक हाथ से उसके चेहरे पर आई लट को पकड़ते नरमी से झटका देते उससे अपने मज़ीद करीब करता उसके चेहरे पर झुका। ये लास्ट वार्निंग थी एंजल, इसके बाद वार्निंग नहीं, सीधा सज़ा मिलेगी। और तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मेरी दी हुई सज़ा का, तो नेक्स्ट टाइम शिकायत का मौका ना मिले मुझे। जी ठीक है, जाओ सो जाओ, काफ़ी थकी हो गई होगी। सुबह रिसेप्शन भी है तो तुम्हें फ्रेश भी दिखना है। इस बार बगैर कोई जसारत करता हुआ उसकी हालत के पेश नज़र उस पर रहम खा गया था। वो भी जल्दी जान खलासी होने पर भागकर अपनी साइड पर आती कंफर्टर सर तक ताने सो गई, उससे पहले कि उसका मूड फिर से ऑन होता। टाइगर उसकी फिरते देखता मुस्कुरा दिया। आखिर कब तक बचोगी एंजल, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। आइस हाल के सिक्योरिटी चेक करता साथ सब इंतजाम पर भी नज़र रख रहा था कि उसकी नज़र उसी माल वाली लड़की पर पड़ी जो एक खाली टेबल पर उदास सी बैठी थी। बाकी लड़कियों की निस्बत वो बहुत सादा लग रही थी, मगर उस सादगी में भी वो उन सब लड़कियों को मात दे चुकी थी। सब वहाँ एलिट क्लास के लोग थे, लेकिन वो इस सोसाइटी का हिस्सा बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो सर झटकता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसके पास इन फजूल सोचों का वक्त नहीं था। शहर और मुल्क भर के मशहूर बिजनेसमैन होने की वजह से रिसेप्शन भी कोई आम नहीं था। बाहर के मुल्क तक से लोग उसके रिसेप्शन में शरीक हुए थे ताकि देख सकें कि ऐसे कौन से अमीर लड़के ढूंढ ली उसने कि उनकी बेटियों तक पर नज़र ना डाली उसने। सब हैरत और बेयकीनी से उस लड़की को देख रहे थे जो घबराई हुई टाइगर के साथ खड़ी कहीं से भी उनकी सोसाइटी की नहीं लग रही थी। लड़कियां तो हसद और जलन की वजह से उससे घूर रही थी तो उनकी जगह लिए खड़ी थी जो उनकी जगह लिए खड़ी थी। टाइगर उन सबके तासुरात देखता हंस उठा रहा था। उसके पीछे पीछे फिरने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था जो अब हाथ मिलते खड़े थे। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें तो ये सब इंजॉय करना चाहिए। देखो तो कैसे सब रश कर से देख रहे हैं तुम्हें। उसे कमर से थामे अपने करीब करता सरगोशी से बोला तो वो उसकी नज़दीकी पर कप कपा कर रह गई। ऐसी बात नहीं है तो ये तुम्हारे हाथ माथे पर इतना पसीना क्यों है? वो बस मैं थक गई शायद इसलिए। हम लेकिन अभी तो शुरू हुआ है और तुम अभी से थक गई। खैर कुछ देर और इंतज़ार करो फिर हम घर चलते हैं। लेकिन आज तो मुझे अम्मी अब्बा के साथ जाना है ना। वो फ़ौरन से बोली तो टाइगर उसे बेतासुर निगाहों से देखकर रह गया। कुछ दिनों तक मैं खुद तुम्हें मिलवाऊंगा, अब मुझसे मज़ीद ज़िद मत करना। उसकी वार्निंग पर वह मुश्किल आंसू रोकती चुप कर गई। जी गुड, मैं तुमसे इसी ताबेदारी की तवक्का रखता हूँ एंजल। बोलते ही उसका हाथ पकड़कर चूमता बैक वक्त उसे सबके सामने शर्माने पर मजबूर कर गया। देखो तो सही, वो दोनों कितने खुश हैं। तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी, हमारी बेटी बहुत खुश है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वाकई अल्लाह ने चांद सा दामाद दिया है हमें। वो दोनों तो उसके सदके वारी जा रहे थे। उस दिन के बाद से मिंसा ने कोई बात नहीं की जाने की, जबकि वो घर एक बार जाना चाहती थी मगर फिर टाइगर के तासुरात देखकर खामोश हो जाती। अब वो खुद को टाइगर के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। टाइगर भी उसकी घबराहट को देखते फिलहाल उसके करीब नहीं गया तो वो भी मुतमईन होती रह रही थी, मगर कब तक उसे भी नहीं मालूम था। अभी वो बैठी बोर हो रही थी, मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी कि नज़रों के सामने से साड़ी गुजरी तो फ़ौरन से सीधी हुई। उसने बगैर वक्त लिए फ़ौरन से वो गेंजा की साड़ी ऑर्डर की जो वो कब से लेना चाहती थी। जब उसकी माँ ने उसे झाड़ कर रख दिया था कि लोग क्या कहेंगे, मगर वो शादीशुदा थी, उसे इख्तियार था कि वो जो शॉपिंग करना चाहे कर सकती है। जितना अमीर उसका शोहर था तो उसके लिए तो वैसे भी कोई ख़ास बात नहीं थी कि अगर कोई आकर पूछताछ होती, सो उसने मुतमईन होते ऑर्डर कर दी। और वैसे भी वो साड़ी
बस अपने कमरे की हद तक ही पहनना चाहती थी। अब तो वो एक शादीशुदा औरत थी, तो अब क्या एतराज़ सुना था किसी को। जब वो पहनेगी ही अपने कमरे की हद तक, इसके शौहर को भी पता नहीं चल सकेगा। वो साड़ी ऑर्डर करने के बाद बाकी ड्रेसेस देख रही थी, जब उसकी नज़र शिफॉन की बॉल्ड रेड साड़ी पर पड़ी, जिसका बैग सिर्फ डोरी पर मुश्तमिल था। जाने कि उसे देखकर उसे बहुत शर्म आई, लेकिन फिर ये सोच कर कि उनकी गैर मौजूदगी में ही पहन कर देख लूँगी, उन्हें क्या पता चलेगा, बिला झिझक ऑर्डर कर दी। फिर इसी पर बस नहीं की, कुछ और नाइट ड्रेसेस और सिल्की रेड वेस्टर्न गाउन और कुछ इससे ही मिलते जुलते ड्रेसेस ऑर्डर कर दिए। हाय, अब पता नहीं कब तक ये सब मुझे मिलेगा, अब तो सब्र भी नहीं हो रहा मुझसे। वो यहाँ वहाँ कमरे के चक्कर में काटती, खुद से मुखातिब थी। फिरोज़ा को जब पता लगेगा वो तो पागल ही हो जाएगी सुनकर, सोचते ही वो मुस्कुरा दी। और दूसरी तरफ ऑफिस में बैठे टाइगर के फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि उसकी एंजल बीवी क्या कुछ लेती फिर रही है। बेसब्री से दिन गुजारते मिलाकर उसके ड्रेसेस ऑर्डर के ड्रेसेस आ गए थे। नुकरानी सब पार्सल्स उसके कमरे में रख गए। टाइगर ऑफिस में था और उसके खालू और खाला तो होते ही अपने कमरे में थे, मगर आज वो नाज बेगम की तरफ गए थे तो मसला ही नहीं था। सब तरह से मुतमिन होने के बाद अब उसका इरादा ये सारे ड्रेसेस ट्राई करने का था, जिनके लिए वो जाने कब से हसरत पाले हुए थी। ऑफिस में बैठे टाइगर को न जाने क्या सूझी कि उसकी एंजल क्या कर रही होगी। कुछ सोचकर उसने अपने कमरे में लगा कैमरा ऑन किया, जो उसने सिक्योरिटी के तौर पर लगवाए थे। कुछ देर संजीदगी से देखती आंखों में यकलख्त हैरानगी उभरी, फिर धीरे धीरे ये हैरानगी खुमारी में बदली। वो बगैर पलक झपके उसकी एक एक हरकत को बगौर देख रहा था। वो जब अपनी धुन में रेड साड़ी पहने, लंबे बाल खुले छोड़े, आईने के सामने खड़ी, खुद को हर एंगल से देखने में मगन थी। साथ एक शर्मीली सी मुस्कान भी उसके होंठों पर रक्स कर रही थी। वो साड़ी उसके नाजुक से सरापे पर उसको और खूबसूरत बना रही थी, और वहाँ टाइगर से खुद पर जब्त करना मुश्किल हो रहा था। फिर घुटनों तक आती रेड सिल्क नाइटी और बाकी सब वेस्टर्न ड्रेसेस ट्राई करने के बाद उन्हें इसी तरह पैक किए वो अपने कबर्ड के सबसे निचले हिस्से में रख चुकी थी, लेकिन अनजाने में ही वो शेर को अपने शिकार की दावत दे चुकी थी। रात के डिनर के बाद वो अपने कमरे में आई तो टाइगर बगैर किसी शर्ट के ब्लैक ट्राउजर पहने अपना फ़ोन चेक करने में मसरूफ़ था। उसे अंदर आते देख फ़ोन बेड पर फेंकता सोफे पर जा बैठा, नज़रें उस पर मरकूज थी। मिनसा भी उसके मुसलसल घूरने पर अजीब घबराहट में मुबतला हुई। फिर वह सोने की गर्द से बेड की ओर बढ़ी, लेकिन उसके सवाल पर बुखला कर रह गई। जी क्या कहा आपने? वो मुश्किल अपना हाल अख्तर करती बोली। डियर वाइफे, मैंने कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया जो तुम इतना घबरा रही हो? जो आज पार्सल आए थे वो कहाँ हैं? लेकिन वो तो मेरे कैजुअल ड्रेसेस थे ना, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? वो रूहान सी होती बोली। टाइगर उसकी हालत से मुकम्मल हज़ उठा रहा था। आज ज़िंदगी में पहली बार किसी को तंग करने में उसे मज़ा आ रहा था, और वो भी जो उसकी बीवी थी। बताओ कहाँ हैं? वो भारी भरकम गंभीर आवाज़ में बोला तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। पसीने से शराब और हाथ लिए वो बेजान कदमों से चलती वो सारे पार्सल्स लेकर आए और बेड पर रखते ही फ़ौरन बाहर भागे। टाइगर ने उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही अपनी तरफ खींचते उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते अपने हसार में लिया। अरे कहाँ जा रही हो? क्या मैंने तुम्हें जाने का बोला? उसे अपने करीब तर करते हुए उसकी आंखों में देखते बोला तो वह घबराहट से उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। चुपचाप यहाँ बैठो। उसे बेड पर अपने नज़दीक बिठाता वो अब उसके पार्सल्स एक एक करके खोल रहा था और मिंसा की जान आधी हुई जा रही थी। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे खुश किस तरह करना है। मुझे तुम्हारी ये चॉइस अच्छी लगी, फ़क्त इस कमरे की हदूद तक। उंगली से उसके चेहरे पर आई लट को पीछे करता वो उसके करीब आता आंखों में खुमारी लिए सरगोशी में बोला। वो सांस रोके आंखें फैलाए उसे तक रही थी। चेहरा उसकी गुर्बत पर सुर्ख हो चुका था। कल से रोज़ मेरे घर आने पर तुम मुझे इन्हीं ड्रेसेस में मिलोगे, सिर्फ इस कमरे की हदूद तक। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई और इनमें देखे। साथ ही वार्निंग दी थी। अजीब धूप छाँव सा शख्स था। मिंसा उसको अब तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन ये तो बस मैंने ऐसे ही देखने के लिए खरीदे थे। वो हलक तर करती परेशानी से बोली। इन कपड़ों को पहनना और वो भी उसके सामने, ये सोच उसे लर्जा गई थी। वो कैसे पहनती? अकेले में तो और बात थी, बेशक वो उसका शौहर था, लेकिन ये सोच उसे घबराहट में मुब्तला कर रही थी। कुछ ड्रेसेस तो फिर भी ठीक थे, मगर कुछ तो इसे सोच कर ही शर्म आ रही थी। तो मैं भी तो तुम्हें इनमें ही देखूंगा ही कि मेरी एंजल इनमें कैसी लगती है। वो यकटक उसे हिद्दत देती नज़रों से देखता बोला। मगर उसके कुछ बोलने से पहले ही वो उसके मज़ीद करीब आता, उसका फिक्रा अपने लबों से काटता, पल भर में उससे दूर होता उठ गया और उससे सुन छोड़े ड्रेसिंग रूम में चला गया। मिंसा को कुछ वक्त लगा समझने में कि उसके साथ हुआ क्या है। चेहरा दोनों हाथों के प्याले में छुपाती वाशरूम में भागे। दरवाजे के साथ कमर टिकाती वो गहरी सांस लेती धीरे से मुस्कुरा दी। लेकिन कल क्या करेगी? वो ये सोच आते ही वो परेशान हो चुकी थी। मिंसा के अबू, ये फ़िरोज़ा के घर इतनी चहल पहल क्यों है? खैरियत है? शाजिया ने किसी बेटी की शादी तो नहीं तय कर दी? लगता तो यही है, मगर इन लोगों ने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हमसाया समझकर ही ख्याल कर लेते। इन लोगों से उम्मीद मत रखिए, बड़ी करख्त किस्म की औरत है। मोहल्ले की हर औरत से तो इनका 36 का आंकड़ा चलता है। खैर जो भी हो, ये मिंसा पता नहीं कब तक चक्कर लगाएगी। मैं तो बहुत उदास हो चुकी हूँ इससे। तुम परेशान ना हो, मैं सैफ़ी से बात करता हूँ, वो ज़रूर ज़हीर से बात करेगा।
ये टारगेट दिन ब दिन तो मेरे गले तक आता जा रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। बॉस, हम इसका मुकाबला भी तो नहीं कर सकते ना? पिछली बार भूल गए? 4 आदमी गायब हुए थे हमारे और अब तक नहीं मिले। पुलिस ने भी उनकी तफ्तीश बंद कर दी थी। नज़ीर, तुम्हारा काम मुझे मशवरे देना है, डराना नहीं। आरिफ उसकी बात सुनता गुस्से से बल खा कर रह गया। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ और जब तक कोई काम की बात ना हो मेरे सामने मत आना। लेकिन बॉस, मेरी बात तो सुनिए। सुना है हाल ही में वलीमा किया है उसने, बीवी बड़ी भोली सी है। अब उससे आगे आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बोले? अब बताई है ना काम की बात। आरिफ कुछ सोचता मुस्कुराया था। गहरा सांस भरता वो बेड से उठते कमरे की खिड़की के सामने खड़ा होता निकलते सूरज को बेतासुर निगाहों से देखने लगा। कमरे के साथ ही पूरे फ्लैट में गहरी खामोशी छाई हुई थी और ये तो रोज़ का मामूल था। उसे तन्हा रहने की आदत जो थी ना, उसकी किसी से गहरी रिश्तेदारी ना थी, ना उसने लोगों में घूमने फिरने मिलने को तरजीह दी। इस सब की इससे इतनी आदत हो चुकी थी कि वो किसी की मुदाखलत भी अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं करता था। तभी उसके आसपास के पड़ोस में लोग भी उससे दूर ही रहते थे। एक तो उसके चेहरे के खौफनाक तासुर, तो वो दूर ही से उसे देखते मुड़ जाते और उससे भी उस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था, इस सब से अनजान वो रोज़ के मामूल की तरह तैयार होने चल दिया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मामी, प्लीज़ ऐसा ना करें। मुझे ये शादी नहीं करनी। फ़िरोज़ा उनके पाँव पकड़ते ही रोते हुए बोली। चल जल्दी कर, वक्त नहीं है मेरे पास, और भी काम है। निकाह का जोड़ा बेड पर फेंकती वो सख्ती से बोली और कमरे से बाहर निकल गई। उनके भाई के अचानक जिद और लगातार जोर देने पर आज उसका निकाह तय पाया था। फ़िरोज़ा तो सुनते ही यहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर उसे कोई मौका ही ना मिला। दूसरी तरफ मिंसा को उसके निकाह का पता चला तो वो बेबसी से रो पड़ी, क्योंकि टाइगर उसको अपने बगैर कहीं जाने ही नहीं देता था। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र मिंसा पर पड़ी। वह चौंक गया, जिसका चेहरा सुर्ख और आंखें मुसलसल रोने से सूज चुकी थी। क्या हुआ है एंजल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसे देखते ही मिंसा घबरा कर सीधी हुई। नहीं तो कुछ नहीं, मुझे झूठ से सख्त नफरत है एंजल, वार्निंग दी गई। जी बस वो अम्मी अबू की याद आ रही थी तो बस ऐसे ही फ़ौरन से जो बहाना सूझा बोल दिया। कुछ देर चुपचाप उसे देखते रहने के बाद वो उससे बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आओ। हुक्म देते वो फ़ौरन कमरे से निकल गया। मिंसा उसकी बात सुनती खुशगवार हैरत से उसे देखे गई। टाइगर उसे उसके घर छोड़ते खुद बाहर से ही चला गया। मिंसा को तो यही लगा था कि वो चला गया, क्योंकि वो उसके साथ अंदर नहीं आया था। मिंसा को देखते ही उसकी अम्मी अबू खुशी से खिल उठे, लेकिन मिंसा उनसे मिलती फ़ौरन फ़िरोज़ा के घर भागी। पूरा घर लोगों से भरा पड़ा था। औरतें और बच्चों का अलग से जमघटा लगा हुआ था। फुल मेकअप की दुकान बनी औरतें अजीब बाजारी किस्म का नज़ारा पेश कर रही थी। मिंसा का तो उनको देखकर ही दिल दहल गया। ये फ़िरोज़ा के ससुराल वाले थे। कहाँ फ़िरोज़ा और कहाँ ये लोग? वो तो जीते जी मर जाएगी। दूल्हे को देखकर तो उसका गुस्सा औद कर आया था। उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो फट पड़ी उन पर। आप लोगों में ज़रा भी इंसानियत नाम की चीज़ है, जो एक लड़की की ज़बरदस्ती शादी उसके बाप की उम्र के आदमी से करवा रहे हैं, और लड़की भी वो जो यतीम है। उसकी बात सुनकर वहाँ एकदम खामोशी छा गई थी। लड़की, ज़ुबान संभाल कर बात कर। दूसरों के मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप निकाह में शामिल हो, नहीं तो चलती बंद। दूल्हे का तो खून ही खौल उठा था खुद को अपनी शादी पर सबके सामने बूढ़ा बुलाए जाने पर। मैं ये निकाह किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। वो कोई भेड़ बकरी नहीं है। बीबी, ये मेरा घर है और यहाँ जो मैं बोलती हूँ बस उसी पर अमल होता है। अरे आप अभी तक मुंह उठाकर क्या देख रहे हैं? निकाह शुरू करें। बोलते साथ ही फ़िरोज़ा की मामी ने मिंसा को धक्का दिया था। इस अचानक धक्के पर वो अपना तवाज़ुन कायम न रख पाई थी। उससे पहले कि वो गिरती टाइगर वहाँ आता उसे संभाल गया था। मिंसा तो उसे देखकर चल हो गई। वो उसके पीछे कैसे आ गया था? सब लोग इस अंग्रेज़ को देख मुंह में उंगलियां डाले खड़े थे। मेरी बीवी को धक्का देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है लेडी। और 2 मिनट में फ़िरोज़ा की मामी और उसके भाई के छक्के छूटे थे, जब गन का रुख उन दोनों की तरफ हुआ, जो आइस इन लोगों पर तान चुका था। देखिए, मैं माफ़ी मांगती हूँ, गलती से हो गया मुझसे, हमें माफ़ कर दें। शादी का घर है, हम पर थोड़ा रहम करें। और वह दोनों सब अक्कड़ भूलते जल्दी से बोले थे। मिंसा इस बीच फ़िरोज़ा के पास जा चुकी थी। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, दुल्हन का निकाह होगा, मगर इस 2 टके के कुत्ते से नहीं, बल्कि उससे। आइस टाइगर का इशारा अपनी तरफ पाकर शल हुआ था पहली बार। क्यों आइस, तुम्हें कोई एतराज़ है? वो जो कुछ कहने लगा था फ़ौरन से चुप होता सर नाम हिला गया। किसी को कोई त्रास? सब पर नज़र डालते पूछा। उसके पूछने के बावजूद वो दोनों बेबसी से कुट कर रह गए थे। कुछ ही देर में फ़िरोज़ा का निकाह आइस से हो गया, मगर किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब बंदूक की नाली सर पर हो तो किसको अपनी ज़िंदगी गंवानी थी। फ़िरोज़ा तो बस मामी के भाई से जान छूट जाने पर खुश थी। बाकी उसका निकाह जिससे हुआ वो मुतमईन थी कि मिंसा के शोहर ने जो किया ठीक ही किया होगा। वो तो बस इन लोगों से जान छूट जाने पर खुश थी। आइस बगैर कोई सवाल जवाब के फ़िरोज़ा को लेकर अपने अपार्टमेंट चला गया था। फ़िलहाल वो कुछ भी सोचने और समझने की पोजीशन में नहीं था। मिंसा, जो सुबह से रो रो कर हलकान हो चुकी थी, अब चहकती हुई घर वापस आई थी। टाइगर को उसका चहकना बड़े दिलचस्पी से देख रहा था, जिसका मिंसा को अंदाज़ा भी नहीं था। एंजल, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम पहले बता देती तो तुम्हें इतना बर्दाश्त ना करना पड़ता। उसका रुख अपनी जानिब करते ठंडे लहजे में बोला तो वो गड़बड़ा गई। वो मैं
आइंदा अगर कोई बात मुझसे छुपाई तो इंजाम याद रखना। उसके बाद काटता वार्निंग देते हुए बोला। जी, वो हल्कला कर बोली। गुड गर्ल। उसका गाल थपथपाते चला गया। आइस फिरोज़ा को घर लाता खुद अंदर किसी कमरे में गायब हो चुका था। फिरोज़ा जो अब तक घूंघट में लड़खड़ाती यहाँ तक बमुश्किल आई थी, अब के खौफ और घबराहट से बुखला गई। उसने अभी तक उस शख्स को भी नहीं देखा था जिससे उसका निकाह हुआ था। घूंघट उठाती वो इर्द गिर्द घर का जायजा लेने लगी, जो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। अरे, ये मेरा घर है, इतना बड़ा। वो खुद से ही बातें करने में मसरूफ़ थी कि वो दूसरे कपड़े पहने तैयार होता चला आया, लेकिन सामने अपनी दुल्हन के रूप में उस दिन वाली लड़की को देख वो वहीं साकत हुआ। वो शौक में तो फिरोज़ा भी चली गई जब उसने उस दिन माल वाले को अपने शौहर के रूप में देखा, क्योंकि अब तक तो उसको इतना पता चला था कि घर में इन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। फ़क़्त कुछ देर की बात थी। वो वापस अपने हवास बहाल करता उससे बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, रुक नहीं सकता, क्योंकि ये निकाह मेरे आज के प्लान में नहीं था, तो कुछ और इंतज़ाम होता। खैर, शाम तक आ जाऊँगा। तुम्हारा सामान वो सामने कमरे में रखा है, कपड़े चेंज करके आराम करो, रात में बात होगी। बगैर उसकी सुनी अपनी सुनाता वो वहाँ से चला गया और फिरोज़ा अभी तक शौक से नहीं निकली थी, जो उसे बस जाता हुआ देखती रही। फिरोज़ा जो उसे इस वक़्त जाता हुआ देख रही थी, उसके दरवाज़ा बंद करने पर जैसे होश में आई थी। ये इससे मेरा निकाह हुआ है? ये तो बहुत ख़तरनाक बंदा है। इस दिन भी कैसे ज़रा सी बात पर गन निकाल ली थी उसने, और अब तो शौहर है मेरा। वो रूहानसी होती खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोली। कुछ देर पहले की घबराहट अब मज़ीद खौफ में बदल चुकी थी। एक मुसीबत से निकली हो तो दूसरी में जा फंसी हो, मेरा क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। हिम्मत कर फ़िरोज़ा, हिम्मत, कुछ कर तो सही। मैं भी फ़िरोज़ा हूँ, ऐसे नहीं दब जाऊँगी उससे। हाँ, वो खुद से बोलती हुई उसके बताए कमरे में जा घुसी। इन भारी कपड़ों में से उसे अब उलझन होने लगी थी। कमरे में दाखिल होते ही वो कमरा देखकर दंग रह गई। इतना बड़ा और खूबसूरत कमरा उसने कहाँ देखा था? इतना खूबसूरत कमरा है मेरा, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अपने बाजू पर चुटकी काटी वो खुद को यकीन दिलाने लगी। नहीं, ख्वाब नहीं है। वो कहते हुए बुड़बुड़ाई। कुछ ही देर में चेंज कर दी वो बेड पर धड़म से गिरने वाले अंदाज में लेटी तो सुकून की लहर पूरे वजूद में सरायत कर गई। नींद की वादी में उतरते उसे सेकंड भी ना लगा, जैसे कई रात से जागी हुई थी। ऑफिस आते ही उसका ध्यान अभी भी कहीं फिरोज़ा में अटका हुआ था। अपनी ज़िंदगी की इस नई तब्दीली पर वो बहुत अजीब महसूस कर रहा था। क्या तुम्हें मेरे फैसले पर कोई एतराज़ है? नहीं बॉस, मुझे आपका फ़ैसला कबूल है। बस अचानक मुझे इस फैसले पर थोड़ा शौक था। अगर आप जो करेंगे मुझे हर हाल में मंजूर है। तुम्हें होना भी नहीं चाहिए। वैसे भी कब तक ऐसे ही अकेले रहोगे? खुद तो तुम कभी कदम नहीं बढ़ाते, इसलिए मैंने ही ये सब कर दिया। थोड़ा वक्त दो, सब नॉर्मल हो जाएगा। और है भी वो तुम्हारी भाभी की दोस्त। अच्छा अच्छे संभाल लोगे उसे, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी का ये फ़ैसला लिया है। अब तुम जाओ, इस वक्त तुम्हें उसको वक्त देना चाहिए, आखिर वो भी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है। जी बॉस। करवट लेते ही उसने मंदी मंदी आंखों से इतराफ में देखा तो कमरे को वैसे ही पाया जैसे सोने से पहले था। मतलब वो आया ही नहीं। जमाई रोकती वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो उसे टीवी लाउंज में ही किसी फाइल को पढ़ते नजर आया। ये सोता भी है या नहीं? मुझे क्या, जो मर्जी करे, मुंह बनाकर रुख सामने बने ओपन किचन की तरफ किया। इरादा पानी पीने का था कि उसकी बात सुनते ही रुककर उसे देखने लगी। आया, उसने सही सुना था। मैंने कहा नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। कोई अलग जुबान में तो नहीं बोला मैंने कि तुम्हें समझ नहीं आई? उसे देखते मुस्कुराहट दबाता बोला। क्या मतलब नाश्ता बनाओ? पहले भी तो आप खुद ही बनाते थे ना। मैं कोई नुकरानी नहीं हूँ, बीवी तो हो ना। तो बीवी हूँ तो नुकरानी नहीं ना। तो बीवी की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं शोहर के हवाले से? तो पहले दिन की बीवी से नाश्ता भी कौन बनवाता है? नहीं नहीं, इस घर में आई हूँ, कुछ तो ख्याल करें, वो रूहान सी होती बोली। सीरियसली, पहले दिन की बीवी? वो हैरत से उसे देख के गई। माना कि उनका निकाह अजीब सिचुएशन में हुआ था, मगर थी तो वो पहले दिन की दुल्हन ही। उसके भी कुछ अरमान थे। आज से और रवि से तुम ही अब मेरे सब काम करोगी। बीवी जो हुई, अब बीवी आ ही गई है तो मुझे भी फ़ायदा होना। उससे बोलते वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। फिरोज़ा उसकी बात सुनकर दांत पीस कर रह गई। सुने, क्या मुझे फ़िरोज़ा से मिलाने ले जाएंगे? वो उसकी स्टडी रूम में हिम्मत जमा करती आकर उससे बोली। अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, कुछ वक्त उनको दो, फिर मिल लेना। अब वो शादीशुदा है, तुम्हें तो फिक्र तो है नहीं। अपने शोहर पर ध्यान दो, तो दूसरों के मामले में भी मत पड़ो। ख्याल करती तो हूँ आपका, और आप हैं कि खफकी से बोलती अधूरी बात कहती चुप हो गई, क्योंकि वो अपनी फाइल से नज़र हटाते उससे एक तक हैरत से देखे गया था, जिसने आज कई दिनों बाद कोई शिकवा किया था। ये तब्दीली मुझे अच्छी लगी एंजल। उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने पास सोफे पर बैठा गया। वो घबरा कर उसे देखने लगी, जो उसे मजीद करीब करता उसके शौक से बड़ी आंखों पर फूंक मारता उसे बंद करने पर मजबूर कर गया। ऐसी हरकतें मत करो एंजल, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बोलते हुए उसकी गोद में सर रखता आंखें बंद कर गया। वो सांस रोके उसके खूबसूरत चेहरे को देखे गई। क्या हुआ, इतनी गौर से क्या देख रही हो? बंद आंखों से भी वो जान गया था। वो सटपटाती इर्द गिर्द देखने लगी। ये इंसान है या जिन? वो सोच कर रह गई। मैं कोशिश कर चुका हूँ बॉस, मगर उसकी बीवी तक रसाई मुमकिन नहीं। वो अगर घर से निकलती भी है तो उसके साथ ही, और अगर घर पर सख्त पहरा है कि कोई परिंदा भी पर ना मारे।
इससे पहले कि वो मज़ीद बोलता, मुँह पर पड़ने वाले थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। नकारा लोग ही पाल रखे हैं मैंने, आरिफ गुस्से की ज़्यादती से बोला। जाओ और उसकी माँ को उठा लाओ, देखता हूँ आगे क्या करना है। जी बॉस, वो हकलाकर बोलता वहाँ से निकला। अब तो तू झुकेगा मेरे आगे, देखता हूँ माँ की मोहब्बत कैसे नहीं खींच लाती तुझे। मेरा क्या कसूर है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो खुद को रस्सियों से आज़ाद करने की कोशिश करते हुए बोली। उनके अल्फाज मुंह में ही रह गए। एक जोरदार थप्पड़ लगने की वजह से होंठ फट चुका था। बकवास बंद कर, और सब तेरे इस बेटे की वजह से हुआ है। वो अरबों की ज़मीन मेरी हो सकती थी, मगर नहीं, तेरे बेटे ने सब मिट्टी में मिला दिया। वो खौफजदा होती कुछ बोलती कि सामने वाला यकलग झटका खाकर उनके कदमों में गिरा था और खून उनके पास हर जगह फैलता गया। टाइगर उनके सामने ही सर तासरात लिए खड़ा था, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। बेटा, ये तुमने क्या 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 कत्ल कर दिया उसका? वो पुलिस के हवाले कर देते, अब क्या होगा? वो रोते हुए बोली। टाइगर का ये रूप उन्होंने पहली बार देखा था। वो क्या से क्या बन गया था, उसकी तवक्का तो उन्होंने की ही नहीं थी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, उनके हाथ पांव खोलता हुआ संजीदगी से बोला। मेरा आदमी आपको घर छोड़ आएगा। और कौन से घर? वो दुखी लहजे में बोलती उसकी बात काट गई। क्या मतलब? मुख्तियार ने तलाक दे दी है, घर से निकल रही थी कि ये सब हो गया। रोते हुए उनकी हिचकी बंद गई। जब से उनकी बात सुनता वो उन्हें साथ ले बगैर कुछ कहे वहाँ से निकला। 1 महीना होने को आया था उनकी शादी को, लेकिन अब भी उनमें इतनी बेतकल्फ़ी नहीं हुई थी, क्योंकि आइस भी तो थोड़ा कम गो था। उसको भी इस सब का आदी होने के लिए वक्त चाहिए था, मगर कुछ हद तक वो एक दूसरे को मुखातिब कर लेते थे। इसमें भी फ़िरोज़ा का मल दखल था। अब भी वो सुबह से झुंझलाई हुई फिर रही थी। वजह उस घर में अकेले होने की वजह से घर का सारा काम था। बंदा पूछे, क्या मेरे आने से पहले क्या घर का काम नहीं होता था? मैं बता रही हूँ, मुझसे ये सब काम नहीं होते। मुसलसल उसकी तरफ से खामोशी पर वो फट पड़ी। आपको क्या लगा कि अगर मेरी मामी मुझसे घर के सारे काम करवाती थी तो आपको भी मुफ्त की नुकरानी मिल गई है? वो तंज़िया अंदाज में आबरू चुकाकर बोली। अच्छे खासे अमीर है और इस शहर के अमीर तरीन शख्स के पास काम करते हैं, तो क्या एक नौकर तक अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? लड़की, बात सुनो, मुझे मेरे घर में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं, और ना अनजान लोगों की मौजूदगी। सो बेहतर इन सब की आदत डालो, समझी? कोहनी से उसके बाजू पकड़े उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहा। फिर उसा की जान हवा होने लगी उसकी नज़दीकी से। दूसरा, उसके चेहरे के खतरनाक तासरात देखकर, जैसा आप कहें। वो जल्दी से इस बात में सर हिलाते उससे अपना आप छुड़वाते किचन में भागे। उसकी फुर्ती देख लबों पर ना महसूस से मुस्कुराहट लिए उसके पीछे ही आता किचन काउंटर से टेक लगाए उसको ताड़ने लगा। उसकी आंखों की तपश अपनी पीठ पर महसूस करती वो काम कर रह गई। वो धीरे से चलता उसके नज़दीक आया, हाथ उसके दोनों जानिब काउंटर पर धरते वो उसके अपने बाजू के हसार में घेर गया। मैं शुरू से ही अकेला रहने का आदी हूँ। अपनी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो तो 1-2 घंटों के लिए बेशक किसी को रख लो, मगर उससे ज़्यादा नहीं। उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोलता, उसकी कनपटी को नरमी से अपने होंठों से छूता वो वहाँ से चला गया। फिरोज़ा का चेहरा उसकी गुर्बत पर सुर्ख अनारी हो गया, दिल जैसे हलक में आ चुका था। शर्म से सुर्ख पड़ती धीमे से मुस्कुराती खाना बनाने लग गई। तुम खुश तो हो फिरोज़ा? हाँ, बहुत ज़्यादा। तुम यकीन नहीं करोगी मिन्सा, मेरी औकात से बढ़कर अल्लाह ने दे दिया है मुझे। और जीजा जी वो कैसे हैं? आइस बहुत अच्छे हैं, थोड़ा कम गो हैं, मगर ख्याल भी रखते हैं। शक्ल से जितने सख्त लगते हैं वैसे हैं नहीं। उनका अंदाज़ बहुत खूबसूरत है, उनका अंदर बहुत खूबसूरत है। फिरोज़ा जो अपनी ही धुन में उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, ये जाने बगैर कि वो अपनी तारीफ़ से अच्छे से मुस्तफ़ीद हो रहा है। फिरोज़ा जो मिन्सा के लिए कुछ लाने को किचन में आई तो वहाँ आइस को खड़ा देख चौंक गई। अरे, आप गए नहीं अभी तक? हाँ, बस एक फ़ाइल लेने आया था, जा रहा हूँ। और क्या कुछ और भी चाहिए? हाँ, बस ये बताने आया था कि शाम में तुम्हें आकर बताऊँगा कि मैं और कितना अच्छा हूँ। उसके करीब से गुजरते उसके कान में सरगोशी के अंदाज में मायने खेजे से बोलता वहाँ से निकल गया। फिरोज़ा उसकी बात सुनते इस रुख पड़ गई। ये मेरी सब बातें सुनते रहे हैं, क्या वो रूहानसी होती खुद से बुड़बड़ाए। ये किसका घर है बेटे? और इर्द गिर्द इस फ्लैट को देखती वो धड़कते दिल से बोली। आपका? क्यों, पसंद नहीं आया क्या? वो संजीदगी से बोला। नहीं तो बहुत अच्छा है, मगर मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? तुम मुझे अपने साथ ही ले जाओ ना, जैसे मैं इतने बड़े घर में आपके होते हुए अकेले रहा था, बिल्कुल वैसे। उसकी बात सुनकर उनके चेहरे पर तारीक साया लहराया। वो भी बस उसे देख कर रह गई। और मैं नहीं चाहता कि पापा और उनकी वाइफ आपकी वजह से डिस्टर्ब हो। सो ज़रूरत का सब सामान मौजूद है यहाँ, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बोल दीजिएगा। अपनी बात मुकम्मल करता वो वहाँ से चला गया। वो बेजान कदमों से गुजरती गिरती रोने लगी। ये सब वो अपने किए का ही भुगत रही थी, और पछतावे उनको डस रहे थे। जबकि गया वक्त हाथ नहीं आता। फिर थके कदमों से वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा मिन्सा कंफर्टर में गुम गहरी नींद सो रही थी। धीमे कदमों से चलता वो उसके नज़दीक आया। तुम बहुत अच्छी हो मिन्सा, जो मुझ जैसे को मिली। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई हो, मगर मैं मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों, जो तुम्हें खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके नज़दीक बैठे वो धीरे से बोलता चला गया। मिन्सा भी कुछ देर पहले ही उसका इंतजार करते लेटी थी कि ज़हीर के बोलने पर चौंकी, मगर आंखें बंद करती पड़ी रही। उसके इस तरह मोहब्बत के इजहार पर उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जिस इंसान का बचपन ही महरूमियों से भरा हुआ, वो किसी की तवक्कुआत पर क्या पूरा उतरेगा? तुम कभी मेरी माँ की तरह मुझे अकेला मत छोड़ना, वरना औरत पर से मुकम्मल एतबार और
जाएगा। आज जिस तरह वो अपनी माँ को छोड़कर आया था, ये वही जानता था किस दिल से वो फैसला किया था उसने। खामोशी से उसका सर चूमते वो उठने लगा था कि कब से सुनती मिंसा की बस हुई थी। वो यकलख्त उसका हाथ पकड़ती उसे रोक गई और उसके कुछ भी समझने से पहले दोनों बाजू उसकी गर्दन के गिर्द गुजारते उसे गले लगा गई। ज़हीर जहाँ था वहीं शल हुआ। मानती हूँ शादी जिस हालात में हुई, मगर हो तो गई ना। अगर मुझे इनकार होता तो इजहार ज़रूर करती, मगर कहीं ना कहीं मैं भी आपको पसंद करने लगी थी। बस कुछ अपनी हैसियत और औकात को देखती चुप हो गई, मगर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरी ख्वाहिश यूँ पूरी होगी। आपका रवैया जैसा भी है, मगर इसमें भी मेरे लिए मोहब्बत होती है और मुझे आपके रवैये से कोई शिकवा नहीं, इसलिए खुद को बुरा समझना बंद कर दें। मुझे तो आप हर हाल में अच्छे लगते हैं। तो ये बोलते साथ ही मिंसा की गिरफ्त उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। उसका इजहार सुनते ज़हीर के अंदर सुकून फैलता चला गया। जिस बात में आकर मिंसा ये हरकत कर तो चुकी थी, अब एहसास होने पर शर्म हया से पीछे होने लगी, तो ज़हीर ने ऐसा होने नहीं दिया। उल्टा गिरफ्त मजबूत करता उसकी झुकी आंखों को देखने लगा, जिसका चेहरा अब सुर्ख अनारी हो चुका था। ज़हीर, वो शुक्रिया मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, उसके माथे पर बोसा देते उसकी बात काटता सरगोशी के अंदाज में बोला। तुमने मुझे अभी तक इन ड्रेसों में से कोई ड्रेस नहीं पहनकर दिखाई। उसकी बात सुनकर वो जो मुस्कुरा रही थी, उसकी अगली बात सुनती वो खिला गई। वो मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फिर कभी। बोलते साथ ही वो उसके करीब से उठती उससे दूर हुई, जिसके इरादे आज उसे खतरनाक और ना रुकने वाले लग रहे थे। इससे पहले कि वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भागती, उसे पकड़ते काबू कर चुका था। वो खिलखिलाकर हंसते। ज़हीर भी उसकी मुस्कुराहट देखता हुआ रफ्तगी से मुस्कुरा दिया। ज़हीर, तुम अपनी माँ को यहाँ ला सकते हो, वो अकेली है और इस उम्र में उसे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। माजी में जो भी हुआ वो गुजर गया। गलतियाँ तो सबसे होती हैं बेटा, भूल जाओ, दिल बड़ा करके माफ़ कर दो। सैफ़ी साहिब को जब से उनकी तलाक और ज़हीर के उन्हें अकेला छोड़कर आने का पता चला था, वो तब से उसे समझा रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आज उन्हें खामोशी से यहाँ ले आया था। और उस बेगम का भी इससे कोई मसला नहीं था, और ज़हीर की माँ भी इस पूरे माह में अकेले रहकर बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी और सीख भी चुकी थी। वो मज़ीद अब इस उम्र में तन्हा नहीं रह सकती थी। दादू, बस कर दें अब, और नहीं था ना। अरे क्यों, इतना सा तो खाया है आपने, चलें जल्दी से ख़त्म करें। नहीं तो दादो फिर कहानी नहीं सुनाने वाली। वो काली बड़ी आंखों जो बिल्कुल भाप पड़ गई थी, गुलाबी भरे गाल फुलाए अपनी दादो को खुफ्ती से घूरने लगा, जो हमेशा की तरह उसको इसी तरह ब्लैकमेल करती थी। दूसरे सोफे पर बैठा ज़हीर माँ के अपने बेटे के ये लाड उठाते देख रहा था, और जाने क्यों एक भूला भटका आंसू आंख से निकलता उससे पहले ही वो उसे साफ कर चुका था। वो नम आंखों से उन्हें देखता मुस्कुरा दिया। दी एंड। जी तो रीडर्स, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू नावल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।